Hello students, welcome to the first lecture of chapter 3 classification of data। और ये चैप्टर इतना छोटा है कि ये एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो इट्स हार्डली 2 to 3 pages in the pamphlet and we'll cover this chapter in this on the lecture। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ पहले समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज इज टेक्निकली कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि जो सिमिलरिटीज़ है उस हिसाब से अगर डेटा को आप अलग करके अलग अलग ग्रुप में डालते हो तो उसको टेक्निकली क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन अपने देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। So it is a process of arranging the data in sequence and groups according to their common characteristics। तो उनके common characteristics या फिर separating them into different but related parts। तो जो डेटा है उसको अलग करना और उनके characteristics से हिसाब से उनके groups बनाना, that is called classification। ये जो definition था, ये definition दिया था हॉरेस सेक्रिस्ट ने। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दूसरा डेफिनेशन बाय अनदर स्टैटिस्टिशियन। द क्लासिफिकेशन एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय टटल। द क्लासिफिकेशन इज अ स्कीम फॉर ब्रेकिंग अ कैटेगरी इनटू सेट ऑफ पार्ट। तो जो कैटेगरीज है उसको ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में कॉल्ड क्लासेस में डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू सम प्रिसाइजली डिफाइंड डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहे हैं। possessed by all elements of the category। तो कैरेक्टरिस्टिक से हिसाब से जब आपके पास डेटा है उसको कैरेक्टरिस्टिक से हिसाब से आप अलग करते हो तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि 12th स्टैंडर्ड का गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चे से, फॉर एग्जांपल देयर वर 5000 स्टूडेंट्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एग्जामिनेशन, और उसमें से हमें क्लासीफाई करना है परसेंटेज के बेस पे। तो हमारा पहला ग्रुप बनेगा 30 to 40%, दूसरा ग्रुप बनेगा 40 to 50%, और उस हिसाब से हम लोग बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग ग्रुप्स में डालेंगे। तो ये जो काम है जहाँ पे हमारे पास पहले पूरे 5000 बच्चों का एक साथ डेटा था जिसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, सो दैट वर्क इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के फंक्शंस यानी कि क्या काम करता है क्लासिफिकेशन। सो इस कंडेंसेस द डेटा को इकट्ठा करता है, अच्छी तरीके से अरेंज करता है। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन, उसको अलग करने के बाद यू कैन कंपेयर कि कौन से ग्रुप में कौन से कितने डेटा ज़्यादा है कम है, सो कंपैरिजन हो सकता है उससे। इट हेल्प्स टू स्टडी द रिलेशनशिप, दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए भी हेल्प होता है। एंड इट फैसिलिटेट्स द स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट मतलब कि जो डेटा हमने अलग किया है ग्रुप वाइज, उसके ऊपर से अगर हमें मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसिमल वगैरह कुछ फाइंड करना है तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव द डेटा इन ग्रुप फॉर्म, ग्रुप वाइज डेटा है। तो नेक्स्ट, रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। रूल्स मतलब इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये रूल्स ऐसा नहीं है कि इसको 100% हर जगह पे फॉलो करना ही पड़े, बट रादर कॉलिंग इट रूल्स, लेट्स कॉल इट जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, कि ये चीज़ें ध्यान में रखो जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। सो पहला, इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस, यानी कि क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेटा किस ग्रुप में जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसको इसमें भी डाल सकते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं हो जाए। इट शुड नॉट बी अनएम्बिग्यूअस, इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस, इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस। क्लासेस शुड बी रिजिडली डिफाइंड, जो क्लासेस आप बना रहे हो जैसे कि 30 to 40, 40 to 50, तो उसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ होना चाहिए। सेकेंड इज इट शुड बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो दिस आर टू वर्ड्स, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हालांकि ये दो वर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग यूनिट 3 प्रोबेबिलिटी में देखने वाले हैं, बट अभी एक मोटा मोटा समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिव मतलब क्या कि सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, यानी कि each and every item in the data must be belong to at least one of the class। यानी कि अगर हमारे पास 5000 बच्चे हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा पहला ग्रुप होगा 30 to 40%, तो
ऐसे बच्चों का क्या, जिन लोगों का 20% या 10% आया है, उन बच्चों को कौन से ग्रुप में डालोगे? सो वो डेटा सही नहीं हुआ, जो क्लासिफिकेशन मैंने बोला वो सही नहीं हुआ। हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट होना चाहिए 0 से 10% से। सो इन दैट केस जो 5000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो किसी ना किसी ग्रुप में तो आ ही जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5000 में से कुछ बच्चे रह गए जो किसी भी ग्रुप में बिलोंग नहीं करते हैं। तो दैट इज एग्जॉस्टिव। ये जो कंडीशन था, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। एंड दूसरा कंडीशन क्या है कि इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि ईच एंड एवरी आइटम इन द डेटा सेट मस्ट बिलोंग टू ओनली एंड ओनली वन ऑफ द क्लास। यानी कि कोई स्टूडेंट है तो वो एक ही क्लास में जाएगा, एक ही स्टूडेंट दो अलग अलग क्लासेस में, दो अलग अलग ग्रुप में नहीं जाएगा। जैसे कि मैं तो 60 to 70% वाले ग्रुप में भी हूँ और 70 to 80% वाले भी ग्रुप में हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। हर एंट्री या हर डेटा या अपने केस में हर स्टूडेंट सिर्फ एक ही ग्रुप में जाना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इट शुड बी स्टेबल। जो डेटा है वो स्टेबल होना चाहिए, यानी कि जो क्लासेस है वो स्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 4 दिन में आप क्लास चेंज करते रहो। द सेम पैटर्न शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द एनालिसिस। तो जितना भी एनालिसिस कर रहे हो, सपोज मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए ये ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वही ग्रुप्स मेरे 10th स्टैंडर्ड के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए भी होने चाहिए, या फिर लास्ट ईयर का 12th स्टैंडर्ड, उसके पहले के 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स और आने वाले सालों के 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट भी इसी हिसाब से होने चाहिए। इट शुड बी सुटेबल फॉर द पर्पज़। तो जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो या अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हो, वो ग्रुप आपके जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ से आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, उस पर्पस के साथ ये मैच होने चाहिए। कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंक्वायरी कर रहे हो, किस ऑब्जेक्टिव से इंक्वायरी कर रहे हो, उसको ध्यान में रख के ये ग्रुप्स बनाने चाहिए। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। और ग्रुप्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई चीज़ चेंज होती है तो उस हिसाब से आप डेटा को चेंज भी कर पाओ। शुड बी एडजस्टेबल टू द न्यू एंड चेंज सिचुएशन एंड कंडीशन। तो अगर सिचुएशन एंड कंडीशंस चेंज होती है तो उस हिसाब से आपके डेटा भी चेंज होने चाहिए। बट शुड नॉट बी इंटरप्रिटेड एज इनस्टेबिलिटी। बट इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी यानी कि यू डोंट गेट अ प्रिसाइज रूल्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब अगर डेटा चेंज करना है, ग्रुप के रूल्स चेंज करने हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स है, व्हाट आर द कंडीशंस के जिसमें आप ग्रुप के रूल्स चेंज कर सकते हो, वो कंडीशंस अगर डिफाइन है और ग्रुप के रूल्स चेंज कर रहे हो तो देन इट इज़ फ्लेक्सिबल। बट ऐसे ही कभी भी विदाउट एनी रीज़न अगर आप ग्रुप के रूल्स चेंज कर रहे हो तो दैट इज़ इनस्टेबिलिटी। तो इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाउ वी आर लुकिंग एट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब जो डेटा होता है उसको मोटे मोटे 4 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। 1 इज़ जियोग्राफिकल, 2nd इज़ क्रोनोलॉजिकल, 3rd इज़ क्वालिटेटिव एंड 4th इज़ क्वांटिटेटिव, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो चलिए चारों को 1 by 1 हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ कि ग्रुप को जियोग्राफिकली अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो हमारे पास जो डेटा है उसको जियोग्राफिकली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। डेटा आर रिलेटेड टू वेरियस स्टेट्स, रीजन, जोन्स, एरिया। मतलब बेसिकली एरिया वाइज अगर हमारे पास डेटा है तो उसको हम लोग जियोग्राफिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। आइदर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू द साइज और वैल्यू टू ले मोर एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंट एरिया और रीजन। तो उसमें क्लासिफिकेशन में किस तरीके से हम लोग उसको अरेंज करेंगे, तो या तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो कि A to Z में आप लिखो, या तो फिर कौन सा रीजन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले लिखो, या जिसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है उसको पहले लिखो। उस तरीके से भी उसको क्लासीफाई किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने। एग्रीकल्चर आउटपुट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो अलग अलग कंट्री का एग्रीकल्चर आउटपुट का डेटा हमारे पास है, जिसमें इंडिया, US, पाकिस्तान, USSR, चाइना, सीरिया, सूडान और उसके डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो डेटा है उसको हमने किस बेस पे डिफ़र किया है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्री, कि भैया कंट्री के हिसाब से हमने डेटा निकाला है। तो दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन टाइम। अच्छा, तो एक चीज़ याद रखना कि क्रोनोलॉजिकल इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से जब डेटा को क्लासीफाई किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज डेटा आर जनरली क्लासिफाइड क्रोनोलॉजिकली। एक एग्जांपल देखते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स। तो 1901 में पॉपुलेशन वाज 23.8 करोड़, फिर 1921, 51, 71, 1991, 2001, 2011। तो ये टाइम के बेस पे हमने इंडिया का पॉपुलेशन का डेटा लिया है, एंड बिकॉज इट इज़ टाइम बेस्ड इट इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। दिस इज क्वालिटेटिव, इट इज़ नॉट क्वांटिटेटिव, इट इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटी के बेस पे हम लोग डेटा को अलग कर सकते हैं। According to some qualitative phenomena like honesty, beauty, literacy, employment, sex, intelligent, occupation, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज है। वन ऑफ द कैटेगरीज है, वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसमें आप डेटा को अलग कर सकते हो। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जब आप डेटा को अलग कर रहे हो तो नंबर्स नहीं दे सकते। जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनेस्टी, तो ये बंदा ज़्यादा ऑनेस्ट है, ये बंदा कम ऑनेस्ट है, बट उसमें नंबर नहीं दे सकते कि ये 3.7 ऑनेस्ट है या 5.8 ऑनेस्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो जहाँ पे नंबर्स नहीं दे सकते वहाँ पे हम लोग क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। इट इज़ टर्म्ड एज क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव और एट्रीब्यूट्स, ये उसके अलग अलग नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन को डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। अगर सिंपल क्लासिफिकेशन है तो उसको किसको सिंपल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, तो सिर्फ दो ही क्लास है। जैसे कि ये पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल, तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है मेल एक है फीमेल, तो सिर्फ दो ही क्लास बने, क्लास 1 एंड क्लास 2, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर मोर देन 2 क्लासेस है, यानी कि 2 से ज़्यादा क्लासेस है या मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स है, हमने देखा क्वालिटेटिव में एट्रीब्यूट्स भी यूज होते हैं। सो 2 से ज़्यादा क्लासेस या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स है, देन इट इज़ कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, एक ये मोर देन 2 क्लासेस वाला है कि पॉपुलेशन को हमने जीनियस, हाईली इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंट, बिलो एवरेज एंड डल, इस तरीके से 5 डेटा में हमने डिवाइड किया है। तो दिस इज कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर देन 2 क्लासेस। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स। मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, सो पॉपुलेशन में हमने 2 पार्ट किए, मेल एंड फीमेल, फिर मेल में 2 पार्ट्स है, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, और फिर स्मोकर में हमने 2 पार्ट किए, यंग ओल्ड, नॉन स्मोकर में 2 पार्ट यंग ओल्ड, वैसे ही फीमेल में 2 पार्ट किए, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, स्मोकर्स में हमने 2 पार्ट किए, यंग एंड ओल्ड, नॉन स्मोकर्स में हमने 2 पार्ट किए, यंग एंड ओल्ड। तो इस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर कोई क्लासिफिकेशन है जो सिंपल क्लासिफिकेशन वाली कैटेगरी में नहीं जाता है, यानी कि एक चीज़ है उसके 2 पार्ट हो रहे हैं 1 and 2 बस, अगर इस कैटेगरी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं जाता है तो इट इज ऑलवेज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर लुकिंग एट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर, यानी कि नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएबल, उसको वेरिएबल भी बोला जाता है, एंड हेंस दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल। तो जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसको क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल भी बोला जाता है। याद रखना, जब हमने क्वालिटेटिव की बात की थी वहाँ पे वर्ड था एट्रीब्यूट, जब हम लोग क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डेली अर्निंग्स इन 100 of rupees ऑफ 60 डिपार्टमेंटल स्टोर, और फिर हमने ये ग्रुप डाला है अप टू 100 में 6 स्टोर्स थे, 101 to 200 में 14 स्टोर्स वेर देयर एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके का डेटा आपने देखा हुआ है। तो बेसिकली द एम्फेसिस हियर इज ऑन नंबर्स, कि हमारे पास जो भी डेटा है उसमें नंबर्स अवेलेबल है, उसको न्यूमेरिकली हम लोग अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 7 ग्रुप्स बनाए, और उन ग्रुप्स में हमने ये जो 60 डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे उसको अलग अलग ग्रुप में हमने डिवाइड किया। So that is called quantitative classification. Variable and frequency, अब ये जो concept है this is most important है, छोटा सा concept, एक पेज में ख़त्म हो जाएगा,
बट एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना। वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। सो कंटिन्यूस वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो इसका ये थियोरेटिकल डेफिनेशन या थियोरेटिकल मीनिंग देख लेते हैं। वेरिएबल विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज आर रिफर्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। मतलब क्या हुआ, बेसिकली द वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी होल नंबर एज वेल एज इन फ्रैक्शन ऑल्सो, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिसका आंसर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। लेट्स सी एग्जांपल, जैसे कि किसी का एज, तो एज कैन बी 3 years, कैन बी 5 years एंड इट कैन ऑल्सो बी 3.5 years। तो अगर कोई चीज़ है जो डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, देन इट इज़ कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे कि हाइट, तो ऐसा नहीं है कि या तो 6 फुट हाइट होगा या तो 5 फुट होगा, किसी का हाइट 5.11 भी हो सकता है, 5 फुट 10 इंच भी हो सकता है, तो ये भी डेसिमल में आंसर आ सकता है। वैसे ही वेट एंड डिस्टेंस, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स लेकर आपको समझाया है। तो जिसका आंसर डेसिमल में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। वैसे ही डिस्क्रीट वेरिएबल है कंसेप्ट, थियोरेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज वेरिएबल विच कैन नॉट take all the possible values within a given specified range are termed as discrete variable। इसका मतलब क्या हुआ, basically the variable whose values can only be in whole numbers, ठीक है, यानी कि not in fractions, जिसका आंसर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, उसका आंसर ऑलवेज होल नंबर में आएगा, ऐसे वेरिएबल्स को डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल, जैसे कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, तो आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, तो यू विल से 3 है, 4 है, 5 है, नोबडी विल से कि मेरे घर में 3.5 लोग हैं। सो इट इज़ ऑलवेज इन होल नंबर। वैसे ही नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, एक रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हुए, तो या तो 4 हुए या तो 5 हुए, इट कैन नॉट बी 4.5। तो ऐसी चीज़ें जिसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। और इसी तरीके के एग्जांपल्स एमसीक्यूज बनाकर आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कि जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूस वेरिएबल, और फिर 4 ऑप्शन में आपको दिया है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स यू हैव एंड वेट। तो यू हैव टू सिलेक्ट भैया वेट इज कंटिन्यूस वेरिएबल, रेस्ट 3 आर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इस तरीके से एमसीक्यू पूछते हैं। तो बस इतना ही था अपना चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में विल सी चैप्टर नंबर 4। टिल देन बाय एवरीवन।